छोटी सी वह बच्ची ये समझने को कतई तैयार नहीं थी कि उसके पापा उसे छोड़कर हमेशा के लिए भगवान जी के पास चले गए हैं और अब लौट कर कभी वापस नहीं आएंगे। सलोनी के पापा राजेश, जिनकी मृत्यु कोरोना से हो गई थी। सलोनी ने अंतिम बार अपने पापा को करीब 40 दिन पहले देखा था, जब ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाने के कारण उन्हें शहर के अस्पताल में भर्ती कराने ले जाना पड़ा। फूल सी बच्ची सलोनी और उसकी मासूम सवाल, जिनका जवाब घर वालों से देते नहीं बन रहा था। छोटी सी इस बच्ची की बातें घर वालों की आंखों में आंसू भर देने के लिए काफ़ी थीं, पर किसी से भी उसके सामने रोने की हिम्मत नहीं हो रही थी। न जाने उनकी आंखों में आंसू देखकर सलोनी फिर कौन सा सवाल कर दे, जिसका जवाब देने की हिम्मत शायद वहां पर किसी में नहीं है। रागिनी, राजेश की पत्नी, एक तरफ जहां पति का साया सर से उठ जाने से उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, वहीं दूसरी तरफ उसकी छोटी बेटी सलोनी के मासूम सवाल उसके कलेजे को छलनी कर रहे थे। राजेश और रागिनी के 2 बच्चे थे। एक तो बड़ी लड़की थी जिसका नाम ईशा था, वो थोड़ी समझदार थी, और एक छोटी 5 साल की सलोनी। छोटी होने की वजह से वो हमेशा से अपने पापा की लाडली रही थी। श्वेता, राजेश की छोटी बहन, वो पेशे से वकील थी और शहर में ही रहती थी। अपने भाई की मौत की खबर सुनकर वह भी भागते हुए गांव में अपने घर पहुंची। रोती बिलखती रागिनी ने उसे सारी बातें बताई कि कैसे कोरोना की वजह से राजेश का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, लेकिन हालत में ज़्यादा सुधार ना होने की वजह से उन्होंने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। कोरोना संक्रमित होने और अलग थलग रखने की वजह से आखिरी समय में वह अपने पति से मिल भी नहीं पाई। जिला प्रशासन वालों ने अपनी देखरेख में राजेश के पार्थिव शरीर का दाह संस्कार करवाया। ये सब बताते हुए रागिनी बिलख पड़ी। श्वेता ने उसके आंसू पहुंचकर उसे संभाला और हिम्मत देते हुए कहा, भाभी, अब आपको अकेले ही ईशा और सलोनी को बड़ा करना है। अगर आप ही ऐसे हिम्मत तोड़ दोगी तो कैसे चलेगा। अपनी माँ की गोद में सर रखकर सलोनी बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर में सो गई थी। बुआ की आवाज़ सुन उसकी आंखें खुल गईं। कुछ पल बुआ को निहारने के बाद वह उठकर बैठी और उसकी तरफ देखकर पूछा, बुआ, पापा को साथ लेकर आई हो क्या? सलोनी के मासूम सवालों का उत्तर देने में श्वेता असमर्थ थी और उसने अपने आंसुओं को पहुंचते हुए सलोनी को सीने से लगा लिया। आज राजेश की 13वीं का दिन था। उसकी आत्मा की शांति के लिए घर में पूजा रखा गया था। बीच आंगन में रखे अपने पिता की तस्वीर पर टंगा फूलों की माला देखकर और उनके इर्द गिर्द हो रही पूजा की तैयारियों को देखकर सलोनी काफी हैरान थी और वो भागती हुई वो बीच बरामदे पे आई और उसने चीखते हुए बोला, क्यों लटका रखा है पापा की फोटो पर ये माला? चलो हटाओ इसे। पूजा क्यों कर रहे हो मेरे पापा की तस्वीर की? ये सुनते ही वहां खड़े सब लोगों का कलेजा फट गया और यहाँ पर सिसकती हुई सलोनी ये कहते हुए पूजन सामग्रियों को इधर उधर बिखेरने लगी। फिर पिता के फोटो पर टंगी माला हटाकर फोटो को अपने सीने से लगाए कमरे की तरफ जाने लगी। बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक रही रागिनी से अब रहा ना गया और दहाड़ मारकर रोती हुई वह एक तरफ जहां सलोनी को संभालती तो दूसरी तरफ पूजा की बिखरी हुई सामग्रियों को समेटने में लगी थी। मनोज, जो कि राजेश का बड़ा भाई था, जो वहीं पास में बैठा था, उससे ये सब देखकर रहा ना गया। वह उठा और सलोनी को अपनी गोद में लेकर चुप कराने का प्रयास करते हुए कहा, बेटा, पापा को एक ज़रूरी काम आया है और वह भगवान जी के पास गए हैं। इस पर सलोनी ने सिसकते हुए कहा,
ऐसे कैसे चले गए भगवान जी के पास, वो भी मुझे बिना बताए? ताऊ, आप तो मुझे बता सकते थे ना, मेरे को भी लेकर चलो। अपने ताऊ की तरफ देख सालोनी उससे भगवान जी को फ़ोन लगाने की जिद करते हुए बोली। ताऊ, अब भगवान जी के पास फ़ोन लगाओ, मैं भगवान जी से कहूँगी कि मेरे पापा को जल्दी भेज दें। सालोनी को अपने पापा की बहुत याद आ रही थी। दीपक, राजेश का छोटा भाई, सालोनी का ध्यान भटकाते हुए उसे गोद में उठाकर घर से बाहर की तरफ चला गया और परचून की दुकान पर जाकर उसके पसंद की हर एक चीज़, चॉकलेट, टॉफ़ियाँ, बिस्किट, खिलौने खरीद कर दिए। पर सालोनी का ध्यान तो शहर से आती खाली सड़कों पर ही टिका था कि कहीं से भी उसके पापा दिख जाएं और वो भागकर उनकी गोद में चली जाए। तभी सालोनी की नज़र दीपक की जेब में रखे मोबाइल पर जाकर टिक गई। अपनी तूतली जुबान में उसने पूछा, चाचू, पापा का फ़ोन आपके पास क्यों है? सालोनी के सवाल पर दीपक का भी गला भर आया और उसे आंखें चुराते हुए भारी मन से कहा, नहीं बेटा, ये तो तेरा ही फ़ोन है। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। ये देखो, इस फ़ोन के पीछे मेरा टैटू है जो मैंने और पापा ने मिलकर लगाया था। अपनी कर्कश आवाज़ में सालोनी ने दीपक को फ़ोन पलटकर दिखाते हुए कहा। बिना कोई उत्तर दिए दीपक अपनी गीली आंखों के साथ सालोनी को फिर वापस घर लौट आया और उसे उसकी माँ की गोद में सौंप दिया। फिर भीतर कमरे में जाकर फूट फूट कर रो पड़ा। लॉकडाउन के इस समय में राजेश की 13वीं बड़ी मुश्किल से रीति रिवाज के साथ संपन्न हो गई थी। इसमें शामिल होने के लिए कुछ करीबी रिश्तेदार भी आए थे। कार्यक्रम के समाप्त होते ही वे भी अब इधर उधर वापस जाने लगे। राजेश के बिना वीरान पड़ा घर रागिनी को काटने दौड़ रहा था और ऊपर से सालोनी का रोना और अपने पापा को ढूंढना अभी भी कम नहीं हुआ था। हालांकि सालोनी की बुआ यानी कि श्वेता वापस शहर नहीं गई थी और रागिनी के पास ही रुक गई थी। उसी रात घर पर सभी सो रहे थे। अचानक सालोनी नींद से उठकर बैठ गई और पापा पापा की आवाज़ लगाकर आंगन की तरफ दौड़ी। फिर खिलखिलाकर हंसते हुए किसी से बातें करना शुरू कर दिया। सालोनी की आवाज़ सुनकर उसकी माँ रागिनी की नींद टूट गई। वह भागकर आंगन में आई तो पाया कि सालोनी किसी से बातें कर रही है और वहां आसपास तो कोई था ही नहीं। आधी रात को सालोनी को हवा से बातें करते देख उसकी माँ रागिनी भयभीत हो उठी। उसने लपक कर अपनी बेटी को गोद में उठाया और कमरे के भीतर लेकर आ गई। फिर दरवाजे पर कुंडी लगा लिया जिससे वह दोबारा बाहर ना जा पाए। सालोनी को अपने सीने से सटाकर रागिनी उसे सुलाने का प्रयास करती रही, लेकिन सालोनी अभी भी किसी से बुदबुदाकर बातें कर रही थी। अब फिर से मुझे छोड़ के मत जाना। अच्छा, अब मुझे नींद आ रही है और मैं सो रही हूँ, तुम भी जाकर सो जाओ। किससे बातें कर रही हो बेटा? रागिनी ने सालोनी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। माँ, पापा आए थे ना, उन्होंने मुझे रोने से मना करा है और कहा है कि मेरे लिए ढेर सारे खिलौने और मिठाइयाँ, कपड़े लेकर आएंगे। तुम भी नहीं रोना, पापा ने कहा है कि मैं ना रोऊं और तुम्हें भी ना रोने दूं। अपनी माँ की आंखों से आंसू पोंछते हुए सालोनी ने बड़े प्यार से कहा। अगली सुबह सालोनी थोड़ी देर से उठी, पर आज वह थोड़ी बदली बदली सी थी। न चेहरे पे शिकन, न रोना धोना, न ही कलेजे पे कटार चलाने वाले कोई सवाल। उल्टे अपनी तुतली जबान से उसने माँ से खुद को स्कूल के तैयार कर देने को कहा। उसके अचानक से बदले व्यवहार पर रागिनी काफी हैरत में थी, पर ननद श्वेता ने उसे समझाया कि सालोनी को स्कूल जाने दें। जगह बदलेगा, बच्चे के बीच रहेगी तो थोड़ा पापा को कम याद करेगी। सालोनी को नहा धोकर
रागिनी उसे कमरे में लेकर आई और स्कूल के लिए तैयार करने लगी। तो सालोनी ने बड़े ही समझदारी से अपनी माँ को रोकते हुए कहा, माँ आप जाकर अपना काम करो, मैं खुद से ही कपड़े पहन लूंगी। पापा ने मुझे अपना सारा काम खुद करने के लिए कहा है। सालोनी की बातें बड़ी अजीब थी। जो बच्ची अभी तक इतना चीख चिल्ला रही थी, अचानक से वह इतनी समझदारी की बात कैसे करने लगी। उसके बदले व्यवहार पर रागिनी थोड़ी डरी हुई थी कि कहीं पिता की मृत्यु से सालोनी के दिमाग पर विपरीत प्रभाव न पड़ा हो। खैर, सालोनी स्कूल के लिए तैयार हुई और छोटे चाचा दीपक उसे साइकिल पर बिठाकर स्कूल पहुंचा दिया। लौटते समय सालोनी को बताया कि छुट्टी होने पर वह उसे लेने आएंगे। चेहरे पर चमक भरी मुस्कान बिखेरे सालोनी ने अपना सिर हिलाकर जाते हुए दीपक को अलविदा किया। दीपक को ये थोड़ा अजीब लगा, पर बहुत दिनों के बाद सालोनी के चेहरे पर मुस्कान देखकर उसके मन में थोड़ा सुकून सा आ गया था और उसे थोड़ी शांति मिली और वो शांत मन से घर लौट आया। सालोनी के स्कूल गए अभी करीब 2 घंटे हुए थे और छुट्टी होने में काफ़ी देर थी। तभी घर के बाहर गली से सालोनी की आवाज़ आई। दरवाजे पर खड़ी होकर उसने पूछा, खोलो खोलो, दरवाज़ा खोलो। मम्मी मैं हूँ सालोनी, दरवाज़ा खोलो। सालोनी की आवाज़ सुनकर रागिनी ने भागकर दरवाज़ा खोला। भीतर कमरे से निकलकर दीपक भी तेजी से बाहर आंगन में आ गया। तुम स्कूल से इतनी जल्दी कैसे आ गई, वो भी अकेले? तुम्हें यहां तक किसने पहुंचाया? रागिनी ने थोड़ा डर के कहा। पास खड़े दीपक के मन में भी यही सवाल था, जो स्कूल से छुट्टी होने पर सालोनी को लाने के लिए जाने वाला था। लेकिन अभी तो केवल 11 बजे थे। मैं पापा के साथ आई हूं, मुझे दरवाजे तक छोड़कर वह किसी जरूरी काम से चले गए हैं। सालोनी ने मासूमियत के साथ जल्दी जल्दी उत्तर दिया और अपने जूते उतारकर जैसी घर के अंदर घुस रही थी उसी टाइम उन्होंने अपनी मम्मी से बोला, मम्मा तुम दरवाज़ा खुला रखना, पापा जल्दी वापस आएंगे। चमक भरी निगाहों से सालोनी ने अपनी माँ की तरफ देखकर कहा। सालोनी के स्कूल से लौटते ही उसकी माँ भयभीत हो गई और उसकी माँ क्या, घर में सभी के सभी भयभीत हो गए। हालांकि उसके सही सलामत घर पहुंचने पर सबने भगवान का शुक्रिया अदा करा। सबके मन में यही खींच थी कि स्कूल वालों ने इतनी छोटी सी बच्ची को अकेले घर जाने कैसे दिया। मम्मा तुम दरवाजा खुला रखना, पापा जल्दी आएंगे। रागिनी के दिमाग में सालोनी की यही बातें घूम रही थी, लेकिन उसे पता था कि ऐसा कभी संभव नहीं। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए एक बार घर से बाहर जाकर देख लिया कि सच में कोई है तो नहीं, और फिर अपना मन मनोस कर भीतर आ गई। सालोनी को घर पर किसी ने कुछ कहा तो नहीं, हाँ केवल प्यार से इतना समझाया कि बेटा किसी अनजान के साथ इधर उधर कभी मत जाना, समझी? इस बात को सुन के सालोनी ने जवाब दिया, अनजान कहाँ, वो तो पापा थे। सालोनी की हालत देखकर श्वेता ने रागिनी को समझाया कि वह उसे अपने साथ लेकर शहर चली जाएगी। घर और इस मॉल से थोड़ा दूर रहेगी तो शायद उसमें सुधार आ जाएगा। अपनी बेटी को खुद से दूर करने की बात पर रागिनी उसे कुछ जवाब न दे पाई, क्योंकि बेचारी वैसे ही अकेली थी। उस दिन शाम में सालोनी अभी भी अपने पापा की राह देख रही थी और उसकी नज़र बाहर दरवाजे पर ही टिकी थी। काफ़ी देर होने पर मायूस चेहरा लिए वह दीपक के पास आई। दीपक ने उसे बड़े प्यार से अपनी गोद में बिठाया और मोबाइल पर एक गेम लगाकर खोल के दे दिया। मोबाइल अपने हाथों में लेकर सालोनी ने दीपक से कहा, पापा को फ़ोन लगाकर दो ना चाचू, मुझे उनसे बात करनी है। उसकी बातों पर दीपक ने उसे समझाने का प्रयास करते हुए कहा, बेटा पापा जी भगवान के पास गए हैं।
सालोनी पर दीपक की कई बातों का तनिक भी असर नहीं दिखा और वह अपने पापा को फोन लगाने की जिद करने लगी। आखिर में दीपक ने अपने बड़े भाई मनोज के पास फोन लगाकर उसे सारी बात बताई और मोबाइल सालोनी के हाथों में पकड़ा दिया। फोन पर मनोज सालोनी से पिता बनकर बातें कर रहे थे, पर कुछ ही देर में सालोनी ने मनोज की आवाज़ पहचान ली और सिसकते हुए उनसे पूछा, आप ताऊ बोल रहे हो ना? आप मेरे पापा नहीं हो सकते। मैं उनकी आवाज़ अच्छे से पहचानती हूँ। इस पर मनोज ने उसे शांत करते हुए कहा कि बेटा, मैं तुम्हारा ताऊ भी हूँ और पापा भी। उसकी बातें सुनकर सालोनी ने भड़कते हुए कहा, नहीं, तुम मेरे पापा नहीं हो, तुम केवल ताऊ हो। पापा से मेरी बात कराओ। सालोनी को समझाने का प्रयास करते हुए मनोज ने उससे कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिलेगा। मैं ला दूंगा, मुझे बता दो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे पापा से कह दूंगा। नहीं, पापा से आप क्यों बात करोगे? आपका तो उनसे झगड़ा था ना, और आपकी तो उनसे बात ही बंद थी। अपने कानों से मोबाइल सटाए सलोनी ने बिलखते हुए कहा। सालोनी की बातों का मनोज के पास कोई जवाब नहीं था। उल्टे उसकी बातों सुनकर मनोज का गला भर आया और पलकें भीग गई कि ये पैकेट कौन लेकर आया है? कहीं तुम तो नहीं लेकर आए? इस पर दीपक बोलता है, नहीं भाभी, ये तो मैंने पहली बार देखा है। रागिनी पैकेट खोलकर देखती है। सच में उसमें एक सुंदर सा फ्रॉक था। पास में खड़ी सालोनी ये देखकर बहुत खुश होती है और बड़ी प्यार से उस ड्रेस को निहार रही होती है। शायद कभी मनोज तो ये पैकेट नहीं लेकर आए और अलमारी में रखकर बताना भूल गए होंगे। ये लड़की भी ना आजकल बातें बनाना बहुत सीख गई है, खुद से मन ही मन बातें बनाने लगी है। ये कहते हुए रागिनी सालोनी को वह फ्रॉक पहना देती है। फ्रॉक पहनकर सालोनी पूरे घर में इधर उधर घूमती है और सबको बताती है कि देखो, मेरे लिए पापा कितना सुंदर फ्रॉक लेकर आए हैं। इस तरह से कुछ दिन बीत गए थे। सालोनी और उसके पापा की बातें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी एक दिन दोपहर में घर पर सब आराम कर रहे थे। सालोनी अपनी बुआ श्वेता के पास आकर तुतली आवाज़ में बताती है कि पापा बीमार हैं और हमें बुला रहे हैं, चलो ना, उन्हें डॉक्टर से दिखवा दो। फिर सालोनी भागकर अपनी माँ के पास जाती है और पापा के बीमार होने की बात बताती हुई उनसे मिलने की जिद करने लगती है। रागिनी और श्वेता दोनों मिलकर उसे शांत कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई फायदा होता नहीं दिखता। रो रो कर सालोनी पूरा घर अपने सर पर उठा लेती है। शाम को जब दीपक काम से लौटकर आता है तो सालोनी भागकर उसके पास जाती है और पापा से मिलवाने की जिद करते हुए बोलती है, चाचू, पापा बीमार हैं और तकलीफ में हैं, उन्होंने हमसे मदद मांगी है। सालोनी के इस नए जिद से सब परेशान थे। पहले तो श्वेता ने उसे समझाया कि बेटा, पापा भगवान जी के पास चले गए हैं और लौटकर कभी नहीं आएंगे, पर सलोनी ये सब सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। जब सलोनी किसी की एक भी नहीं सुन रही थी तो श्वेता ने पूछा, अच्छा बताओ, पापा को क्या तकलीफ है? कहाँ है तुम्हारे पापा? बुआ, शहर में नदी के किनारे थोड़े अंदर एक जगह है। पापा पिछले कुछ दिनों से वहीं पर अपने दोस्तों के साथ हैं, लेकिन काफ़ी तकलीफ में हैं, सालोनी ने बताया। उसकी बातों को सुनकर श्वेता ने कुछ ना कहा और रागिनी से पूछी, भाभी, इस शहर में कोई नदी है? ये बात सालोनी को कैसे पता है? क्या आप लोग कभी उसे लेकर गए हो? सालोनी आज तक कभी शहर नहीं गई। हो सकता है कि उसने नदी के बारे में किसी के मुंह से सुन लिया हो और अपने कल्पना से बोल रही हो, रागिनी ने श्वेता को बताया। कुछ और दिन बीते, लेकिन सालोनी की शहर में पापा की तकलीफ में है वाली बात खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। घर में किसी को
उनके बात पर ध्यान ना देते हुए अब तो वह आस पड़ोसी से भी मदद मांगने लगी कि कोई उसे ले चलो और उसके पापा को बचा लो। सलोनी की बातें सुनकर पड़ोसी भी अब घर पर आकर राजेश के बारे में पूछने लगे। श्वेता और रागिनी ने दीपक से निवेदन किया कि एक बार सलोनी को शहर में उस जगह पर ले जाए जिससे सलोनी को मन में तसल्ली हो जाए कि उसकी बातें मनगढ़ंत हैं। अगले दिन दीपक, श्वेता और सलोनी तीनों शहर की नदी के किनारे पहुंचे जहां सलोनी ने बताया था। नदी में ज़्यादा पानी नहीं था। नदी तट पर पहुंचकर सलोनी ने दीपक और श्वेता को नदी में उतारकर थोड़ा अंदर चलने का इशारा किया। ना चाहते हुए भी दीपक उसे गोद में लिए नदी में उतरा और थोड़ा अंदर आया। थोड़ा ही अंदर आने पर दीपक के पैरों से कुछ टकराया और बड़े मुश्किल से उसने खुद को और सलोनी को संभाला। दीपक ने महसूस किया कि उसका पैर नदी में किसी भारी चीज के पास फंसा हुआ है। उसे हटाने का उसने बहुत प्रयास किया पर पैर टस से मस ना हो पाया। तब आवाज लगाकर नदी किनारे पर खड़े लोगों को मदद के लिए बुलाया। उसकी आवाज सुनकर नदी के किनारे खड़े लोग भाग भाग कर उसकी तरफ आए। दीपक का पैर घुटनों तक पानी वाले उस नदी में किसी भारी वस्तु के नीचे फंसा था। सबके बहुत मशक्कत करने के बाद भी जब वह निकला नहीं, कीलनुमा लोहे के रड मंगवाकर उस भारी वस्तु को खींचकर बाहर निकाला। तब कहीं जाकर उसका फंसा पैर बाहर आया और उसने राहत की सांस ली। तब तक आसपास लोगों की भीड़ लग चुकी थी। भीड़ देखकर पास ही ड्यूटी कर रहे 2 पुलिस वाले भी आए। तभी दीपक सलोनी को अपने गोद में लिए। श्वेता और आसपास खड़े लोग चौंक गए। जिस वस्तु से दीपक के पैर फंसे थे वह एक अधजली लाश थी। थोड़ी गौर से देखने पर श्वेता चीखी, भैया! ये राजेश की अधजली लाश थी। दीपक और श्वेता के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। सलोनी बिल्कुल शांत रह सब कुछ देख रही थी। नदी में भीड़ की खबर पाकर प्रशासन के कुछ आला अधिकारी पुलिस बल के साथ पहुंच गए और भीड़ को वहां से हटाने का प्रयास करने लगे। जब श्वेता और दीपक को हटाने का प्रयास हुआ तो श्वेता चिल्लाकर बोलने लगी कि आप प्रशासन वालों की लापरवाहियों का ये नतीजा है कि मेरे भैया की लाश इस हालत में नदी में अधजली हालत में पड़ी है, जबकि आप लोगों ने इसका दाह संस्कार अपने देखरेख में कराया था। श्वेता का गुस्सा और वहां लगी भीड़ की उग्र रूप देखकर अधिकारियों ने श्वेता को शांत रहने का निवेदन किया और समझाया कि कोरोना के इस संकटपूर्ण समय में इतना भीड़ जमा करना सभी के लिए खतरनाक है, इसलिए प्लीज कृपया शांति बनाए रखें। इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। श्वेता और दीपक भीड़ से निवेदन करते हैं कि आप लोग कृपया एक जगह जमा ना हो। कोरोना के खतरे के कारण आप लोग अपने घर जाएं। प्रशासन ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। फिर पुलिस वालों ने पूरी जगह को घेर लिया और भीड़ भी हट गई वहां से। बुआ, पापा और अपने दोस्त के साथ यहीं हैं, सलोनी ने धीरे से श्वेता के कानों में कहा। श्वेता ने वहां मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन किया कि नदी में जहां राजेश की अधजली लाश मिली है उसके आसपास के इलाकों में अच्छी तरह से छानबीन करी जाए। जिला मुख्यालय फ़ोन करके और पुलिस बल को मंगवाया गया और आसपास के पूरे इलाकों की छानबीन करी गई। 16 से 17 अधजली लाशें पूरी नदी में हुई मिली जो धीरे धीरे सड़ने लगी थी। 14-15 दिन हो जाने के कारण नदी में धीरे धीरे नीचे दबकने लगी और आसपास किसी को कोई बदबू महसूस नहीं हुई। दीपक ने फ़ोन करके अपने बड़े भाई मनोज को भी बुला लिया। प्रशासन की इतनी लापरवाही देखकर श्वेता का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह वहां खड़े आला अधिकारियों से
अमानवीय हरकत के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मंगवाने की मांग करने लगी। अधिकारियों ने श्वेता को भरोसा दिलाया कि इस कुकर्म के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसे किसी भी कीमत पर माफ़ नहीं करा जाएगा। साथ ही जो भी लोग कोरोना से मरे हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए जिले के प्रत्येक शवदाह गृह में 24 घंटे उच्च अधिकारियों की निगरानी में उनका क्रियाक्रम कराया जाएगा। वहां मौजूद एक आला अधिकारी ने श्वेता और दीपक को धन्यवाद दिया जो उन्होंने इतना जिम्मेदारी वाला काम करा। साथ ही ये भी जानना चाहा कि उन लोगों को कैसे पता चला कि इतनी लाशें यहाँ फैली हुई हैं। तब श्वेता ने सलोनी की ओर इशारा करते हुए बताया और रमेश के मरने के बाद जो भी घटना हुई वो सारी बात उन्हें बताई। श्वेता की बातें सुनकर उस अधिकारी ने प्यार से सलोनी के सिर पे हाथ फेरा और कहा कि आज से राजेश की दोनों बेटियों का पढ़ाई लिखाई का जिम्मा जिला प्रशासन उठाएगा। उसी दिन शाम में जिला के आला अधिकारियों की मौजूदगी में पूरी सावधानी के साथ सभी अधजली लाशों का दाह संस्कार कराया गया। वहीं थोड़ी दूर पर बने एक शेड के नीचे एक लगे बेंच पर दीपक और श्वेता की गोदी में सलोनी ये सब देख रही थी। तभी सलोनी तेजी से दीपक की गोदी से उतरी और आवाज़ लगाती हुई बोली, पापा पापा, बुआ चाचू देखो पापा अपने दोस्तों के साथ ऊपर आकाश में कहीं जा रहे हैं, मुझे देखकर हाथ हिला रहे हैं। बाय बाय पापा। सलोनी अपनी आंखों में आंसू भरकर थोड़ी देर तक आकाश में हाथ हिलाकर अलविदा करती रही। सलोनी को ऐसे करता देख दीपक और श्वेता की भी आंखें गीली हो गई और वो भी आकाश की ओर हाथ हिलाकर उन अदृश्य ताकतों को अलविदा करते रहे। सुना है बड़ा मनु स्टेशन है वो, कैसे रहोगे वहां पर? एक काम करो, मेडिकल लेकर भाग जाओ, इसी में भलाई है। रविंद्र का एक मित्र उसे ट्रांसफर ऑर्डर मिलते ही समझा रहा था। रविंद्र जो कि अपना सर पकड़कर बैठा था और अपने परिवार के बारे में सोच रहा था। वीरानपुर रेलवे स्टेशन, जैसा नाम वैसे ही गुण। कहते हैं भूतिया स्टेशन है, लेकिन जब स्टेशन है तो किसी ना किसी को तो जाना ही होगा। कहा जाता है कि पिछले वाले स्टेशन मास्टर की, जो कि वहां पर जॉब करते थे, उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। कौन जाने किन आत्माओं ने घिर कर मारा होगा उन्हें। यही सब राजेंद्र के दोस्त के दिमाग में चल रहा था। सब सामान बांधकर राजेंद्र ज्वाइनिंग के लिए निकल पड़ा। अपने बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो इसलिए उसने परिवार शहर में ही छोड़ दिया। बीवी को बिना डराए और सच्चाई बताए वह वियानपुर पहुंच गया। फतेहाल स्टेशन सा था वो, एक छोटा सा कमरा जो कि शायद स्टेशन मास्टर के लिए था, यानी कि उसी के लिए, और उससे भी छोटा टिकट घर। मजे की बात तो ये थी कि ज़्यादातर ट्रेनें उस स्टेशन पर रुकती नहीं थी। इसी कारण से रात में सन्नाटा और बढ़ जाता। टिकट वाला भी शाम होते ही घर निकल जाता और स्टेशन पर बस स्टेशन मास्टर रह जाता। पहले दिन ही राजेंद्र को पता चला कि स्टेशन कब्रिस्तान से सटी हुई जमीन पर बना है। प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उसने यहाँ वहाँ देखा। दूर दूर तक सिर्फ बाजरे और गन्ने के खेत दिखाई पड़ रहे थे और एक तरफ रेलवे फाटक के पास दो गुमटियां। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने पर कुछ हलचल होती और फिर सन्नाटा पसर जाता। गर्मी की दोपहरी में भी पास की सड़क पर गांव के बहुत कम ही लोग दिख रहे थे। ये मानो जैसे वहां पास गांव में कोई रहता ही ना हो, और अगर रहता भी है तो यहां ना आता हो। टिकट क्लर्क पास के ही गांव में रहता था। उसने पहले दिन मास्टर साहब के रात में खाने पीने का इंतजाम कर दिया था।
साथ में उसने गांव के सिद्ध बाबा जी का जंतर भी दिया, जिससे उन्हें रात में डर ना लगे। वैसे राजेंद्र इन सब बातों पर ज्यादा विश्वास तो नहीं करता था, लेकिन फिर भी वो चाहते हुए भी मना ना कर पाया, क्योंकि उसे जीना था अपने परिवार के लिए। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, राजेंद्र की धड़कनें तेज हो रही थीं। उसे सारी भूत की कहानियां एक साथ याद आ रही थी। किसी ट्रेन के आने का समय नहीं था, तो राजेंद्र ने सोचा थोड़ी देर झपकी ले ले। तभी अचानक किसी ने गेट खोला। उसका दिल धक से कर गया। सामने देखा तो एक पतला दुबला लड़का टिफिन में खाना लिए खड़ा था। साहब, रवि भैया ने भेजा है, खाना लगा दें? हाँ हाँ लगाओ बेटा, राजेंद्र थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोला। टिफिन को उसने टेबल पर सजा दिया। गर्मा गर्म पूड़ी और सब्जी की महक से सारा कमरा भर गया। जाने के लिए जैसे ही वह लड़का पलटा, राजेंद्र ने उसे वापस रोकते हुए कहा, अरे सुनो बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ तो टिफिन भी साथ ले जाना। अरे नहीं साहब, सुबह आकर ले लेंगे, अभी रास्ते में बहुत अंधेरा हो जाएगा तो घर जाने में दिक्कत होगी। हाथ जोड़ते हुए वह वहां से भाग निकला। राजेंद्र ने हिम्मत बांधकर खाना शुरू किया। स्वादिष्ट पूरी सब्जी ने उसका डर कुछ देर के लिए भगा दिया था। दरवाजा भीतर से बंद करके वह कुछ देर फिर झपकी लेने लगा। उसकी नींद खुली तो घड़ी में रात के 11 बज रहे थे। अगली ट्रेन का समय 1 बजे का था, लेकिन अब घड़ी देखने के बाद उसे नींद नहीं लग रही थी। बाहर से कुत्तों और सियारों की जोर जोर से आवाजें आ रही थी। बाहर खिड़की से आ रही झिंगुरों की आवाज भी उसे डरा रही थी। उसने झट से उठकर उसने खिड़की बंद कर दी और जाकर अपनी कुर्सी पर फिर जम गया। अपने मोबाइल में वह कुछ देख ही रहा था कि तभी उसे लगा जैसे कोई एकटक उसे देख रहा हो। सामने उसके दीवार पर एक शीशा टंगा था, जिसमें उसे कोई परछाई नजर आई। ध्यान से देखने पर उसे लगा कि सब उसके मन का वहम है। तभी उसके दरवाजे पर जोर जोर से पीटने की आवाज आने लगी। हाथ में लाठी लिए वह डरते डरते बाहर निकला, लेकिन वहां कोई नहीं था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन राजेंद्र पसीना पोंछते हुए भीतर कुंडी लगाकर बैठ गया। उसके हाथ डर से कांप रहे थे और उसके माथे का पसीना सूख ही नहीं रहा था। पहली रात में ही डर उसके भीतर बैठ गया था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक से उसे रवि का दिया जंतर याद आया, जिसे उसने अपने बैग से निकालकर तुरंत पहन लिया। राजेंद्र जंतर पहनकर कुछ मजबूत महसूस करने लगा, लेकिन उसके दिमाग में बैठा डर जंतर भी भगा नहीं पा रहा था। जैसे जैसे रात जवा हो रही थी, राजेंद्र के शरीर का खून सूखते जा रहा था। इतनी मानसिक थकान के बाद उसे नींद आने लगी थी, लेकिन उसका दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि उसकी आंखें शांति से पलकें झपका भी नहीं पा रही थी। कहते हैं आत्माओं में भी कई स्तर होते हैं। कमजोर आत्माएं तो जंतर के डर से भाग जाती हैं, लेकिन जो शैतानी आत्माएं होती हैं उन पर काबू पाना आसान नहीं होता। रात का अंधेरा तो इन शक्तिशाली आत्माओं का बसेरा होता है, और उस समय ये जब चाहे जिसे चाहे बर्बाद कर सकती हैं। अपना डर भगाने के लिए राजेंद्र ने अपनी पत्नी को फोन लगाने की सोची। मोबाइल पर नजर गई तो उसने देखा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वो कुर्सी और मोबाइल दोनों छोड़कर खड़ा हो गया। पीछे कोई नहीं था, लेकिन डरवश वो दीवार से जाकर चिपक गया। घड़ी में
अभी भी 11 बज रहे थे। वह चाह रहा था कि रात जल्दी खत्म हो जाए और सुबह का सूरज निकल जाए, लेकिन अंधेरा तो अभी और घना हो रहा था। अचानक से राजेंद्र के सामने एक एक करके कई लोग प्रकट हो गए। सबकी आंखें अजीब सी रोशनी लिए और फटे पुराने कपड़े। पूरा का पूरा कमरा असहनीय बदबू से भर गया। सब जोर जोर से रोने लगे और रोते हुए उसे अपनी मदद को बुलाने लगे। राजेंद्र की गिरकी बंद गई। वह पूरी कोशिश करने के बाद भी बेहोशी की कगार पर पहुंचने लगा था। उसके कानों में जोर जोर से गूंज रहा था, राजेंद्र की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। उसे बचपन का एक दृश्य सहसा याद आया। एक दिन कक्षा में कॉकरोच देखकर वह डर से कूद गया था। तब बच्चों ने उसका खूब मजाक बनाया था। रोते रोते जब वह घर पहुंचा तब माँ ने बड़े प्यार से समझाया था कि डर को अपने से ज़्यादा मजबूत मत होने दो। डर डर के जीने के लिए इंसान पैदा नहीं हुआ है। आसमान से लेकर समंदर की गहराइयों को मापने वाला इंसान अगर डरने लगे तो इंसानियत का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। उसके दिमाग में उसकी माँ की आवाज़ गूंजने लगी, उठो बेटा, डरो मत। उसके छोटे बच्चों की तस्वीरें तैरने लगी जो उसके घर न आने पर आंसू बहा रहे थे। राजेंद्र ने अपनी बंद होती हुई आंखों को पूरा जोर लगाते हुए खोला और चिल्लाया, भाग जाओ यहां से सालो। और वो पागलों की तरह हाथ मारता हुआ उन आकृतियों के बीच जाकर उन्हें मारने लगा। कुछ देर में सन्नाटा छा गया। कमरा एकदम खाली और घड़ी में 12 बज रहे थे। शरीर में इतने डर के घुसने के कारण अब उसे शौचालय की जरूरत पड़ी जो बाहर प्लेटफॉर्म पर था। पूरी हिम्मत और जोश के साथ वह बाहर निकला। दरवाजे में बाहर से कुंडी लगाकर वो सीधे शौचालय की ओर भागा। भीतर बैठे बैठे उसे लगा मानो रोशनदान से कोई आदमी भीतर जाग रहा है। अपने डर पर काबू पाकर वह बाहर निकला, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। उसने प्लेटफॉर्म पर नजर दौड़ाई। ठंडी हवा से लटका हुआ एकमात्र बल्ब वहां नाच रहा था और आसपास दूर दूर तक बस अंधेरा था। थोड़ी देर के लिए उसने प्लेटफॉर्म पर टहलने की सोची। कितना खूबसूरत लग रहा था उसे वह सुनसान स्टेशन, शहर की भागदौड़ से दूर। तभी उसे लगा जैसे प्लेटफॉर्म की बेंच पर कोई महिला बैठी है। पास जाने पर उसने देखा कि वह सर झुकाकर रो रही है। राजेंद्र को समझ नहीं आया कि ये उसका भ्रम है या सच। फिर भी उसने हिम्मत करके पूछ लिया, क्यों रो रही हो बहन? उसकी आवाज सुनते ही उस औरत ने अपना सिर ऊपर उठाया। बालों से उसका आधा चेहरा ढका था, लेकिन फिर भी उसका जला हुआ हिस्सा साफ दिख रहा था। राजेंद्र को डर लगा। वह भागना चाहा, लेकिन न जाने किस ताकत ने उसे भागने ही नहीं दिया। मेरे घर वाले मुझे जला दिए हैं बाबूजी, उनको कौन मारेगा? मेरा बदला कौन लेगा? वह औरत ऐसा कहते कहते जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगी और फिर धुआं बनकर उड़ गई। राजेंद्र पसीना पोंछते हुए भीतर कमरे में आया और लाइट और डंडा लेकर फिर प्लेटफॉर्म पर चल दिया। ट्रेन अपने समय पर आकर हरहराती हुई आगे निकल गई। फिर वही सन्नाटा और डरावना मंजर राजेंद्र का ध्यान खींचने लगा। बाहर कुत्तों और इंसानों का रुदन लगातार बढ़ता ही जा रहा था। राजेंद्र को बस अब सुबह 7 बजे की ट्रेन का इंतजार था।
पहली रात उस पर भारी पड़ रही थी, लेकिन उसने भी हर सिचुएशन का डटकर सामना करने के लिए कमर कस ली थी। अपने कमरे में जाकर उसने चद्दर जमीन पर बिछाई और लेट गया। उसे लगातार महसूस हो रहा था कि कोई और भी उस कमरे में है। एक अजीब सा भारीपन लग रहा था उसके शरीर पर, और आसपास के माहौल में सब कुछ भूलकर वह गहरी नींद में जाना चाहता था। न जाने कब उसकी आंख लग गई और सपने में उसे अपनी बीवी और 2 छोटे बच्चे दिखाई दिए। तीनों उसके कमरे के बाहर रेलवे पटरी पर सामान लेकर खड़े थे और बच्चे चिल्ला रहे थे, पापा हमें यहाँ से निकालो। सामने से एक ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में आ रही थी और राजेंद्र चाहकर भी हाथ पैर नहीं ला पा रहा था। राजेंद्र हांफता हुआ नींद से उठकर बैठ गया। उसे ना सिर्फ वह जमीन बल्कि पूरा स्टेशन ही चुभ रहा था। उस जगह का कोई बहुत ही डरावना अतीत रहा होगा, तभी इतनी अशांति थी हर तरफ। घड़ी में अभी 4 ही बज रहे थे और अब राजेंद्र को नींद नहीं आ रही थी। वह कुछ देर कमरे में ही टहलने लगा। तभी उसका फोन बज उठा। उसकी पत्नी की परेशान सी आवाज थी, कैसे हैं आप? रात से आपका फोन आउट जा रहा है। पता है रात भर नींद नहीं आई जब पड़ोसन ने कल शाम को बताया कि आप वीरानपुर स्टेशन पर हैं। आपको पता भी है वीरानपुर स्टेशन भूतिया है। आपको नींद आई क्या? सब ठीक तो है? बच्चे अलग परेशान हैं। उनको भी पड़ोसी बच्चों ने बता दिया कि तुम्हारे पापा भी लौट कर नहीं आएंगे। राजेंद्र ढांढस बांधते हुए बोला, मैं ठीक हूँ भाग्यवान, नेटवर्क कुछ खराब है यहाँ के। स्टेशन बहुत सुंदर है, डरने की कोई बात नहीं है। और हाँ, जल्दी आ जाऊँगा मैं। अभी तो ज्वाइन किया है, इतनी जल्दी यहाँ से छुट्टी नहीं मिलेगी। चलो अब सो जाओ, और हाँ बच्चों को भी बता दो। पत्नी की आवाज़ सुनकर राजेंद्र में नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसके बाबूजी अक्सर कहा करते थे कि जिसके पास परिवार की ताकत है उसे कोई शक्ति नहीं हरा सकती। घड़ी में 4 बज चुके थे। राजेंद्र को भोर की हवा बहुत पसंद थी। वह प्लेटफॉर्म पर सैर करने निकल पड़ा। खेतों और सड़कों पर लोग दिखने लगे थे। गांव के तरफ की शुद्ध हवाएं आगे शहरों में मिलती ही कहाँ हैं। स्नान करके वह कुछ देर कुर्सी पर बैठकर झपकी लेने लगा। तभी दरवाजे पर आहट हुई। टिकट क्लर्क रवि डरते डरते भीतर घुस रहा था। राजेंद्र को जिंदा देखकर उसकी जान में जान आई। अरे सर, कैसी बीती पहली रात? लीजिए आपके लिए खस्ता कचौड़ी और दम आलू, गर्मा गर्म नाश्ता कीजिए। राजेंद्र हंसते हुए बोला, भूतों के साथ पहली सुहाग रात थी भाई। न खुद सोते हैं न साले सोने देते हैं, लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। इनसे दोस्ती करके रहूँगा। ला गर्मा गर्म नाश्ता करा, और सुन अब रोज़ मेरे खाने का तू इंतजाम करेगा, वरना शिकायत कर दूँ। तू टिकट काउंटर पर जल्दी बंद करके भाग जाता है, वो भी भूतों के डर से। अरे सर बस इतना सा काम हो जाएगा। अपना बैग उठाए रवि काम करने लगा और राजेंद्र 7 बजे वाली ट्रेन का इंतजार करने लगा। लगभग 1 महीने लगे राजेंद्र को भूतों को समझने में। उसने भी ठान रखी थी कि मैदान छोड़कर भागेगा नहीं। वहाँ मोहल्ले में राजेंद्र की इज्जत और बढ़ गई थी। उसने सबसे मुश्किल काम कहे जाने वाले स्टेशन पर रहने की जो ठानी थी। और वैसे भी आखिर मेडिकल लेकर भी राजेंद्र कब तक काम से जी चुरा लेता। जब तक प्रमोशन नहीं हुआ राजेंद्र वीरानपुर में ही बना रहा। उसे कोई हटाने वाला नहीं था वहाँ से। भूतों के साथ लगभग 5 साल बिताकर राजेंद्र ने अपने एक्सपीरियंस पर एक किताब लिख डाली, जिसका टॉपिक रखा उसने भूतों का अस्तित्व। उसने बताया कि कैसे वही भूत
जो उसे शुरू में डराते थे, धीरे धीरे चलकर उसके दोस्त बन गए। उन्होंने उसकी मजबूरियों को समझा, उसके साफ मन को समझा। कभी कोई उसके अगल बगल में लेट जाता, तो कभी कोई उसकी कुर्सी पर बैठा रहता। उनका स्पर्श उसे ठंडक का एहसास कराता, न खुद को उन पर। कई बार तो आधी रात वाली ट्रेन के समय जब उसे झपकी लग जाती, तो उनमें से ही कोई उसे हिलाकर जगा देता। दफन हुए इंसानों में सपने खत्म नहीं हो जाते हैं, उनमें भी एक तड़प होती है जो उन्हें इस रूप में जिंदा रखती है। उनके साथ रहकर राजेंद्र को उनकी कहानियों के बारे में पता चला, उनके अधूरे अरमान जो सिर्फ अब उनकी रूहों को बेचैन रखते हैं। उनके घर वालों को लगा कि उन्होंने उन सबको शांति से सुला दिया है, लेकिन सच कुछ और था। ना जाने वो कब तक दूसरी दुनिया में भटकेंगे, वो भी अपनों के बिना। वीरानपुर रेलवे स्टेशन छोड़ते वक्त राजेंद्र की आंखों में पानी था। उसने मौन रहकर उन सबको अलविदा कहा, जिनकी वजह से वह एक मजबूत इंसान बनकर नई तैनाती पर जा रहा था। वहाँ के लोगों के लिए वह एक मिसाल बन गया था, हिम्मत की मिसाल। जाते वक्त उसने रवि को जंतर लौटाते हुए कहा कि भाई, इच्छा शक्ति से ज़्यादा ताकतवर कोई शक्ति नहीं है इस दुनिया में।